तो मेरी एक मोटिवेशन थी कि अगर आपका ख्वाब पे लोग हंस पड़े इसका मतलब है वो ख्वाब है। क्या बात है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 13 साल की उम्र में लोकल ई कॉमर्स में आ गए। कुछ ही सालों के बाद आज मंथली सेल 60 लाख रुपए है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। इतनी दूर का सोचते हैं, वो सारी बातें आज आपके साथ पॉडकास्ट में करने वाले हैं। तो जब मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया तो मुझे इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करना आता था। एक बंदे ने कमेंट किया उस टाइम, चेक योर डीएम। मैं सोचता रहा पता नहीं डीएम क्या होता। फिर एक ने कहा डू यू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी। तो मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कैश ऑन डिलीवरी क्या होती है। तो जब मैं 20-30 दुकानों पे गया, सब ने मुझे कहा अल्लाह हाफ़िज़, और एक बंदा मिला जिसने मुझे कहा ठीक है मैं आपको थोड़ा सा सामान होलसेल प्रोडक्ट्स पे दे दूँ। मैं उस टाइम 7 क्लास में था। अच्छा। मेरे पास उस टाइम अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। मामा का मोबाइल मिलता था 1 घंटे का। गली में एक लड़के से वाईफाई मांगा, अच्छा। उससे वाईफाई मैंने यूज़ किया। गली में चक्कर लगाता रहता था, धूप हो या सर्दी गर्मी कोई नहीं, और कस्टमर्स को जवाब देना और ऑर्डर्स प्लेस करना। अब आपके सराउंडिंग में जो आपके दोस्त हैं उसमें से क्या कुछ परसेंटेज आपकी तरह बन सकी देख के, या अभी तक वो टिकटॉक ही बना रहे हैं? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दी, तो मैं ऑफिस में बैठा था। उसने कहा आप अपने बड़े भाई को बुलाओ जो ये बिजनेस करता है। अच्छा। उस नाफे को बुलाओ। वो हैरान था कि मैंने इस बंदे को 3 मिलियन का क्रेडिट दिया हुआ है अभी। अच्छा। सामान का। वो खुद 5 मिनट बैठा रहा शॉप। अच्छा, अब आप अंडर एज हैं, थे और आज तक हैं। अब इसके बाद आप मार्केट में जाते हैं, डीलिंग करते हैं, क्या अपने नाम से करते हैं या अपने अब्बा जी के नाम से करते हैं? 1000 मेरी ईदी इकट्ठी हुई थी। मैंने 1000 का एक प्रोडक्ट खरीदा था, एयरपॉड्स, उसको मैंने सेल किया। फिर वो 2000 का सेल किया। उससे स्टार्ट होते होते फाइनेंशियली सपोर्ट बिल्कुल नहीं था बैक एंड से मुझे। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी सक्सेस में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने रिलेटिव्स के कहने के बावजूद भी मुझे सपोर्ट किया। ख़ास तौर पे मेरे फादर ने। आपने कोई फार्मूला बनाया है कि अगर ये सुनने वाला बंदा कहता है जी हाँ जी ये मैं बेचूंगा तो ये हिट हो जाएगी? तो उसके लिए एक नया वेंचर जो है वो मैंने स्टार्ट किया, जो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह लाइव हो जाएगा, कि हम पाकिस्तान में 6 और डिलीवरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन 6 आवर्स। अच्छा। 6 सिटीज़ जो हमारे मेन है, कराची, फैसलाबाद, लाहौर। लोग कंफर्टेबल होते हैं कि रेंज होती है ना उनकी कि हम इस लेवल में ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, अगर इससे ऊपर जाना तो फिर हम देख के बाय करेंगे। तो क्या रेंज आप समझते हैं प्राइस की? ये है कि आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे 15+ एम्प्लॉयज़ ऑफिस चला रहे हैं, वो चल रहा है, वो कंप्लीट हो गया है। बट अगर मैं ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे होता तो आज भी मुझे बैठना पड़ता और मेरी टीम के साथ होना पड़ता। प्रोडक्ट्स चेंज होती रहती। मुझे भी उस टाइम लोगों ने कहा था उस अमेज़ॉन पे चलो जाओ, ड्रॉप शिपिंग कर लो, ये पाकिस्तानी रुपया कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर इतनी मार्केट में स्कोप है। फेसबुक की ऑप्शन है, फिर वेबसाइट की ऑप्शन है, फिर तराज आ जाता है, फिर ये नए स्टोर्स आ रहे हैं। अब इतनी सारी ऑप्शंस में से कहाँ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? मुझे डीएम और सीओडी का मतलब नहीं पता था। सही। मैंने जब इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, मुझे पेज नहीं बनाना था। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको एक स्टेप ट्यूटोरियल मिल रहा है, आप सीखें और करें। आपका स्टोर जो लोग देख रहे हैं, इस स्टोर पे नाम रखना, उसके बाद ये प्रोडक्ट शो करना जो आपके स्टोर में अवेलेबल हैं, इसके पीछे क्या वजह थी और आप क्यों ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं? अब वो मेरे 100 पीसेज जो हैं वो मेरे पास रिंग लाइट्स के आगे, और अब नेक्स्ट डे टिकटॉक बैन हो गई। अच्छा। अब वो हुआ ये कि जब टिकटॉक बैन हो गई तो वो सारी सेल ज़ीरो, वो ड्रॉप हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में वहाँ से रास्ते बनते देखा जहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल्स, जिस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स और एंटरप्रेन्योर से। तो आज की एपिसोड भी उससे रिलेटेड होने वाली है। तो आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। आज के हमारे मेहमान, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 13 साल की उम्र में लोकल ई कॉमर्स में आ गए और कुछ ही सालों के बाद आज मंथली सेल 60 लाख रुपए है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। लोकल ई कॉमर्स करते हैं, लोकल ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़े टारगेट हैं और इतनी दूर का सोचते हैं, वो सारी बातें आज आपके साथ पॉडकास्ट में करने वाले हैं। तो इसलिए हर बात गौर से सुननी है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है। तो फिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, मुलाकात कराते हैं आपकी मोहम्मद नाफे से। नाफे साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इतना इंट्रोडक्शन जब लोग सुन रहे होते हैं तो देखते हैं कोई हैवी ड्यूटी जो है वो बंदा निकलेगा आगे से। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे कर लिया आपने? बस एक ख्वाब है कि सबसे कुछ अलग करना है, और इसी पैशन में
जो है वो पैशन में और मेहनत कर कर करके इस मकाम पे पहुंचे। अच्छा, हमारे सुनने वाले को बताइएगा कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में पढ़े, कैसे स्टूडेंट थे, अच्छे थे, बुरे थे, किस तरह से किया आपने सब? मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ। मैंने 13 इयर्स की एज में अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया था। अच्छा। बेसिकली मेरे कुछ रिलेटिव्स इस्लामाबाद रहते थे, तो उन्होंने कुछ कहा कि कुछ प्रोडक्ट हमें चाहिए, गैजेट्स वगैरह मुल्तान में आप सस्ती प्राइस से मिल जाएंगे। मैं मार्केट में गया, मैंने वहाँ से प्रोडक्ट की पिक्चर ली, उनको भेजी, उनको पसंद आई, तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि दिस इज़ समथिंग उनके अलावा भी बहुत से लोगों को चाहिए होगा। तो यहाँ से फिर मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया। तो जब मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया तो मुझे इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करना आता था। एक बंदे ने कमेंट किया उस टाइम, चेक योर डीएम। मैं सोचता रहा पता नहीं डीएम क्या होता है। फिर एक ने कहा डू यू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी, तो मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कैश ऑन डिलीवरी क्या होती है। फिर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है कोई भी चीज़ बेचने के लिए। तो मैं मार्केट गया अपनी करीब, मैं 20 से 30 दुकानों के पास गया। मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए। मैंने ये बताएं, मैं आपको रोक रहा हूँ कि छोटी सी उम्र में आपको घर वाले इतना फिरने देते थे, सारा काम करने देते थे? ये बिल्कुल इजाज़त नहीं थी मुझे। मेरे फैमिली जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी इन मामलों में, और मुझे बहुत से डिसअप्रूव्स मिले। वो होते हैं ना कि फैमिली के टाइम सब सो रहे होते हैं दोपहर को, तो फिर मैं चुपके से जाना मार्केट और सामान पूरी मार्केट एक्सप्लोर करनी। तो मुझे जब मैं 20-30 दुकानों पे गया, सब ने मुझे कहा अल्लाह हाफिज़, और एक बंदा मिला जिसने मुझे कहा ठीक है मैं आपको थोड़ा सा सामान होलसेल प्रोडक्ट्स पे दे दूँगा। तो यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद मुझे मेरी फैमिली जो है, रिलेटिव्स में से किसी ने कहा तुमसे ख़रीदेगा कौन? मैंने कहा ठीक है। मैंने उस टाइम एक जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान में अमेज़ॉन को कम्पीट करूँगा। अच्छा। तो उस टाइम वो सब हंसे उस बात पे। तो मेरी एक मोटिवेशन थी कि अगर आपका ख्वाब पे लोग हंस पड़े, इसका मतलब है वो ख्वाब है। क्या बात है। अब वो ख्वाब असल है, अब आपने उसको अचीव करना है। अब वही जो कहते थे तुमसे कौन ख़रीदेगा, अब वही कह रहे होते हैं हमारे कैसे किया, कैसे पहुंच गए और किस तरह हुआ। बट ये कि पूरी स्ट्रगल थी। मेरे पास अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। किस क्लास में थे आप? मैं उस टाइम 7 क्लास में था। अच्छा। मेरे पास उस टाइम अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। मामा का मोबाइल मिलता था 1 घंटे का। गली में एक लड़के से वाईफाई मांगा, अच्छा, उससे वाईफाई मैंने यूज़ किया। गली में चक्कर लगाता रहता था, धूप हो या सर्दी गर्मी कोई नहीं, और कस्टमर्स को जवाब देना और ऑर्डर्स प्लेस करना। एक इस जर्नी में इतनी डिससेटिस्फिकेशन आई, इतने लोगों ने कहा कि तुम कर नहीं सकते, बट इसको मोटिवेशन में ले लिया। अच्छा, जब इतनी सी उम्र में इतना पैसा आ जाता है तो फिर पढ़ाई बहुत पीछे चली जाती है। तो अभी भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए। अच्छा। स्टडी के साथ ये बिज़नेस को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है, बट ये है कि फिर आपको अपने कुछ ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपनी नींद को, अपनी दोस्तियाँ को, अपने स्पोर्ट्स को, इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ओके। जब इतनी छोटी सी उम्र में आप बाहर निकले, आपने खुद बताया कि इस तरह के मसले हुए, सबसे बुरा एक्सपीरियंस जो आपको लगा, जो लगा हो कि मैं छोटा हूँ और इसकी आपको कमी महसूस हुई हो कि मैं छोटा हूँ इसलिए लोग मेरी बात नहीं सुन रहे या मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे? मैं एक दफ़ा एक कोरियर कंपनी थी, उसके ऑफिस गया, मैंने अकाउंट ओपन करवाना था। तो उसके मैनेजर ने मुझे आधा घंटा बाहर बिठाया और उसके बाद उसने गार्ड को कहा इसको भेज दो। अच्छा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं तो अपनी तरफ से एक पैशन शुरू में ही था और शुरू में ही उसने मुझे ये कह दिया। बट आज वही 4 से 5 साल बाद वही कोरियर कंपनी का मैनेजर मेरे ऑफिस के रूम के बाहर बैठ के मेरा वेट करके मुझसे मिलने आता है। क्या बात। तो वो बहुत, उसको भी उस दिन वो पहली दफ़ा मिलने आया तो उसको भी सरप्राइज़ हुआ। बट ये है कि वो थी कंसिस्टेंसी, आप चलते रहे। अब वही कोरियर कंपनी हमें कह रही होती है आप हमें अपनी शिपमेंट्स दे दो, बट दिस इज़ द स्टोरी। अच्छा, आप जब सुनने वाले सुनते हैं ना, वो कहते हैं भाई बड़ी पैसों वाली तगड़ी पार्टी होगी, अब आप बनेगा, इतने पैसे दे दो, स्टॉक उठाना है, कुछ करना है। तो क्या आप पीछे से फाइनेंशियली स्ट्रांग थे? नहीं, मैंने जो स्टार्ट किया था वो 1000 मेरी ईदी इकट्ठी हुई थी। मैंने 1000 का एक प्रोडक्ट ख़रीदा था, एयरपॉड्स, उसको मैंने सेल किया। फिर वो 2000 का सेल किया। उससे स्टार्ट होते फाइनेंशियली सपोर्ट बिल्कुल नहीं था बैक एंड से मुझे। मतलब इतनी सपोर्ट जो है, शुरू में तो फैमिली को लगता था उस टाइम, आज से 5 साल पहले, अब भी थोड़ा सा ई-कॉमर्स का थोड़ा सा रुझान है। 5 साल पहले लोगों को लगता था पता नहीं फ्रॉड ये कर रहा है ऑनलाइन, पता नहीं क्या कर रहा होगा ये बैठ के रात को ऑनलाइन बैठ के। तो उस टाइम तो फैमिली कहती थी कि ना करो, ये है वो है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट तो वो नहीं करते थे। बट ये है कि अब अगर मैं कहूँ कि मेरी सक्सेस में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने रिलेटिव्स के कहने के बावजूद भी मुझे सपोर्ट किया। ख़ास तौर पर मेरे फादर ने मुझे हर जगह जहाँ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, मॉरल, फाइनेंशियल,
उन्होंने सपोर्ट की। बट जब मैं सक्सेस पे उनको लग गया कि अब ये बेटा कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। बिल्कुल वही बात है ना, जब कुछ प्रूफ करेंगे, कुछ दिखाएंगे तो फिर लगेगा कि हाँ जी इस डायरेक्शन पे जाना, बच्चा ठीक काम कर रहा है तो उसको फीड करो। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सुन रही है जो कि आपकी एज ग्रुप की है। जब आपने शुरू किया वो तो फिर और भी ज़्यादा, उस उम्र के बच्चे तो किसी और काम पे लगे होते थे और आप जो है वो बिज़नेस की तरफ आ गए। अब आपके सराउंडिंग में जो आपके दोस्त हैं उसमें से क्या कुछ परसेंटेज आपकी तरह बन सकी देख के, या अभी तक वो टिकटॉक ही बना रहे हैं? नहीं, शुरू में तो मैं उनके लिए एक अजीब सा बंदा था और मुझे बड़ा ही कहते थे कि अपनी कंपनी का सीईओ आ गया क्लास में। बट मैं तो अपनी कंपनी का सीईओ था और मुझे उस पर प्राउड था। बट वो कंपनी बेशक एक एम्प्लॉय भी नहीं था, उसका सीईओ भी मैं था और वॉच कीपर भी मैं था, सब मैं था। बट वो एक टाइम गुजरता गया और शुरू में तो वो मुझे कहते डीमॉट तुमसे कौन खरीदेगा, ये सब बातें। बट अब जो है जब वो सक्सेस आ जाती है तो होता ही है कि जब आपका मिशन चेंज हो जाता है तो दोस्तियां अलग होने लग जाती हैं। Exactly. दोस्तियां जो है वो ख़त्म हो गई, वो सारी जो है आपका जो पाथ चेंज होता है तो फिर लोग नए आते हैं। इसमें होता ही है कि आपको दोस्तियां कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं क्योंकि दोस्तियों को टाइम देना पड़ता है। फिर आप होता ही है कि आप जो है वो सर्कल चेंज करते हो, आपका बिजनेस माइंड सर्कल बन जाता है। बट ये है कि मेरे पास बहुत से मेरे क्लास फेलो अब आते हैं और बहुत से दोस्त जो भी हैं कज़न्स, तो मेरे ऑफिस में मैं उनको सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उनको कहता हूँ आओ मेरे ऑफिस, एवरीवन जो आना चाहता है आप मेरे ऑफिस आए, मैं खुद आपको सिखाऊंगा, कोई कॉस्ट नहीं है। आप मेरे जैसे मैं कर रहा हूँ आप मुझे देखें और आप करें। तो मैं अपनी तरफ से वो कोशिश करता हूँ। ये एक वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है कि अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं अपनी तकदीर बदलना तो किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि उसको कहे बगैर वो आपके लिए दुआ करे। तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हो किसी को कहो ना कि दुआ करे, बस किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ। क्या बात। तो मैं ये चाहता हूँ कि शायद मैं किसी की फैमिली को सपोर्ट हो जाए, किसी का फ्यूचर बन जाए, तो उसको कहे बगैर वो दुआ कर ले। तो इसलिए मैं कोई कोर्सेज या उस तरह का कोई भी नहीं है। मेरे ऑफिस में जो काम हो रहा होता है आप आएँ, देखें, सीखें, मैं आपको गाइड करूँगा। सही है, ज़बरदस्त है जी, ये गाइड करेंगे। बड़ा अच्छा मिशन जो है वो लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब आप अंडर एज हैं, थे और आज तक हैं। अब इसके बाद आप मार्केट में जाते हैं, डीलिंग करते हैं, क्या अपने नाम से करते हैं या अपने अब्बा जी के नाम से करते हैं? नहीं, अब तो अपने नाम से करता हूँ। शुरू में तो फिर फादर को साथ लेके जाना पड़ता था। अच्छा। अभी भी जो NTN और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो तो मेरे फादर के नाम पे। बट अब जो है वो मैं खुद किसी के साथ, कोई मैनेजर के साथ जो है वो खुद जाता हूँ। तो अब जो है वो एक लोग जान गए हैं और लोगों को पता चल गया। शुरू में तो फिर बिल्कुल भी कोई डील करना पसंद ही नहीं करता था। जैसे मेरा एक बिजनेसमैन था, वो कराची में उससे सामान लेता था, तो वो होता ये था वो क्रेडिट पे सामान आता था। अब उसने मुझे सामान भेज रहा है, तकरीबन हमारा 1 साल का रिलेशन हो गया। 1 साल बाद मुझसे मिलने आया तो मैं ऑफिस में बैठा था। उसने कहा आप अपने बड़े भाई को बुलाओ जो ये बिजनेस करता है। अच्छा। उस नाफे को बुलाओ। वो हैरान था कि मैंने इस बंदे को 3 मिलियन का क्रेडिट दिया हुआ है अभी। अच्छा। सामान का। वो खुद 5 मिनट बैठा रहा शौक। तो मैंने उसको अपने आप को एज शो ही नहीं की उस वर्ल्ड में कि उनको लगा कि बहुत बड़ा बंदा है, इतनी डीलिंग कर रहा है और वो प्रॉपर कर रहा है। सही है। अच्छा देखे जी, बड़ी ज़बरदस्त बातें जो हैं वो इनके साथ चल रही हैं और मज़े मज़े की बातें आती रहेंगी क्योंकि ज़ाहिर बात है अंडर एज होते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं आपके जो कि शायद आप और मैं नहीं सोच सकते, जो कि इन्होंने फेस किया है। अच्छा, चलते हैं आपके बिज़नेस की तरफ। आपने माशाल्लाह प्रोडक्ट सेलेक्ट की और वो हिट भी हो गई और अच्छा खासा रेवेन्यू भी आप जनरेट कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए या जितनी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए आपने कोई फार्मूला बनाया है कि अगर ये सुनने वाला बंदा कहता है जी हाँ जी ये मैं बेचूंगा तो ये हिट हो जाएगी, उसमें अगर आपको 2-3 पॉइंट्स बता दें कि जी अगर आपकी प्रोडक्ट में ये क्वालिटी हैं तो चांसेस हैं कि जी 70, 80, 90% ये हिट हो सकती है, सेल हो सकती है? ऑनलाइन जो है ना वो अब सब कुछ बिक सकता है। आप अगर बेचना चाहें तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ मुल्तानी मट्टी भी सेल होती है। सही। और वो बहुत ज़्यादा उसका रेवेन्यू तो वही भी सेल होता है। तो बस आप अगर कुछ भी बेचना चाहें, जो भी मार्केट पे चीज़ सेल हो रही है वो ऑनलाइन सेल होती है। अब ऑनलाइन ये कंसेप्ट है कि फ्रॉड होता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ख़ासतौर ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने आके पाकिस्तान में एक चेंज ये किया ई कॉमर्स में कि मैंने ओपन बॉक्स डिलीवरी इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा। कि मैंने कहा कि जो भी राइडर है कस्टमर के एड्रेस पे जाएगा, उसको पहले पार्सल ओपन करवाएगा, उसको अगर पसंद आता है तो वो रख लेगा और नहीं पसंद आता तो ओपन द गेट वापस। सही। शुरू में तो मुझसे बहुत से स्टोर्स ने कहा कि तुम तो बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें तो सब लॉस होगा,
तो हमारे कस्टमर्स ख़राब कर रहे हो। बट वो आहिस्ता आहिस्ता अब हर कस्टमर जो है वो किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे परचेज करने से पहले ये पूछता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी है या नहीं। बट द पायनियर वाज मी, मैंने उस कंसेप्ट को पाकिस्तान में लॉन्च किया। ज़बरदस्त। अब उससे ये हुआ कि पाकिस्तान में जो ऑनलाइन डिलीवरीज हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, वो बहुत ग्रो कर रही है। अब जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीवरी की हैं, जैसे डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए एक नया वेंचर जो है वो मैंने स्टार्ट किया, जो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह लाइव हो जाएगा, कि हम पाकिस्तान में 6 आवर डिलीवरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन 6 आवर्स। अच्छा। 6 सिटीज़ जो हमारे मेन है, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, इसमें हम ई-कॉमर्स में 6 आवर डिलीवरी देंगे। और ये सोचने में इम्पॉसिबल लगता है, बट हम इसका MVP भी कर चुके हैं। अच्छा। और ये हमारा मतलब MVP सक्सेसफुल हुआ है। हम तकरीबन 50 डिलीवरी सक्सेसफुली कर चुके हैं विद इन 6 आवर्स। तो इसको इंशाल्लाह हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो पाकिस्तान की ई-कॉमर्स जो है इसको और स्पीड अप मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर अभी भी हम ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए नहीं करते कि 5 दिन बाद आएगा, 6 दिन बाद आएगा। ये 6 और है कंसेप्ट है, इससे जो है वो बहुत ई-कॉमर्स को स्पीड अप मिलेगा। बिल्कुल जी, और ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और ऑलरेडी आइडिया इन्होंने शेयर किया, और 6 और तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। तो ये बताएं कि प्रोडक्ट की बात हो रही है, आपने कहा जी हर चीज़ सेल हो जाती है, और अगर आप कोई प्राइस रेंज ऐसी बताना चाहें कि ये जो प्राइस रेंज होती है ना 500 से 1000 2000 तक की, या जो भी आपकी लिमिट है, इस प्रोडक्ट इस प्राइस के दरमियान रहेगी तो लोग कंफर्टेबल होते हैं कि रेंज होती है ना उनकी कि हम इस लेवल में ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, अगर इससे ऊपर जाना तो फिर हम देख के बाय करेंगे। तो क्या रेंज आप समझते हैं प्राइस की? मैं कहता हूँ कि या तो आप एलीट क्लास को टारगेट करो या आप लो क्लास को टारगेट करो। मिडिल क्लास जो है वो आपसे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती है। अच्छा। तो इसलिए या तो आप रेंज लोअर क्लास वाली प्रोडक्ट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि स्टैट से कहते हैं, हमने बहुत स्टडी किया कि मिडिल क्लास जो है वो बहुत कोशिश करता है कि मुझे जो है ना वो मार्केट में जाऊँ, चीज़ को देखूँ, क्योंकि उसके बाद अर्निंग जो है वो लिमिटेड होती है। या तो अब 1000 से कम चीज़ है ना वो तो लो क्लास खरीद लेगा, सही, वो 1000 से वो नहीं सवाल पूछेगा। और इलीट क्लास भी 5000 से प्लस वो भी इलीट है, वो भी नहीं पूछेगा। बट जो मिडिल की रेंजेस की प्राइस आ जाती हैं, इसमें सेलिंग बहुत ऑनलाइन मुश्किल होती है। ओके। तो इसलिए मैं प्रेफरेंस ये देता हूँ कि आप या तो इलीट क्लास को टारगेट कर लें या आप लो क्लास को टारगेट कर लें। इन दो को टारगेट करेंगे तो आपकी सेल्स ज़्यादा अचीव हो सकती हैं। सही है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया है कि लो और ऊपर की, ये मतलब मैंने सबसे पहली दफ़ा ये जवाब जो है वो सुना है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे ये। अच्छा, अब आपने रेंज बता दी, अब आप प्रोडक्ट हंटिंग की कैटेगरी अगर बताना चाहें, मतलब जिस तरह के टेक जो है वो बड़ा फेमस रहा है, इसमें नए नए गैजेट्स आते रहते हैं और बड़े नए नए आइडियाज़ के साथ आते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसी जो कि रेगुलर यूज़ वाली आइटम है वो ज़्यादा सेल हो सकती है, या फिर कोई ट्रेंडिंग, कोई नई, कोई मसाजर आ गया छोटा सा, कोई मिल्क शेक की बॉटल आ गई और डिस्पोजेबल टाइप, वो प्रोडक्ट चलती हैं? असल में ना ऑनलाइन जिस तरह सिंपल शॉपिंग है उसी तरह ऑनलाइन है। सिंपल भी लोग दोनों चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, ऑनलाइन भी अब दोनों चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। इवन क्या फूड पांडा ने इतना बढ़ा दिया कि खाना भी लोग अब ज़्यादातर दवाइयाँ, खाना भी अब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इससे ये बात पता चलती है, जब हम लोग पाकिस्तान, जैसे हम इंटरनेशनल कॉमर्स में जाते हैं ना, ई-कॉमर्स में, तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप वहाँ पर रहते नहीं हैं, आप वहाँ पर हैं नहीं हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या पसंद करते हैं। यहाँ पर आप जब हैं ना तो आपको पता है कि मेरे आसपास के लोग क्या पसंद करते हैं, क्या शर्ट्स बिकती हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट हंट करना आप खुद ही देख लें कि क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास स्टूडेंट आया सीखने के लिए, उसने मुझे कहा कि मैं क्या चीज़ ढूंढूं। मैंने कहा मुल्तानी खुद से सेल कर लो, उसकी तकरीबन लाखों में सेल होती है। अब वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को टारगेट करता है और वहाँ पे लोग ख़रीदते हैं, मुल्तान से वो ये ख़रीद लेता है। अब ये एक इतनी सी कंसेप्ट है कि आपको यहाँ से जो चीज़ सस्ती मिल रही है, दूसरे शहरों में नहीं मिल रही, उसको आप सेल कर दो। बिल्कुल सही है, और बल्कि नए सुनने वालों को जो कि आपको पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनको ये भी समझाएं कि जो ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट है उस पे ही आप काम करते हैं, या भी अपनी इन्वेंट्री भी आपने बाय की हुई है। इसको पहले ये समझाएं कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती क्या है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं, और आप किस मॉडल पे चल रहे हैं। असल में ड्रॉप शिपिंग में हम लोग खुद अपनी इन्वेंट्री लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग में होता ये है कि आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास आते हैं मेरी कंपनी पे और कहते हैं कि मैंने कोई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट करना है, आप वहाँ से मेरी वेबसाइट से प्रोडक्ट पिक करेंगे और उसको जाएंगे अपनी प्रोडक्ट पे, अपनी वेबसाइट पे, अपनी प्रोफाइल पे, मार्केट प्लेस पे अपलोड कर देंगे। जब ऑर्डर आएगा तो आप मुझे आके कहेंगे कि उधर शिप कर दो, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, मैं आपको दे दूंगा। दिस मेथड इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। मैं इसको कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में। सही। ये आप एक जॉब कर रहे हो, आप बेशक 5 प्रोडक्ट्स ख़रीद लो, जब तक ख़रीदोगे नहीं ना, मार्केट में उतरोगे नहीं, तब तक नहीं समझ आएगी। जब मार्केट में जाओगे, घुसोगे, पता चलेगा चीज़ की वैराइटीज़ कितनी हैं, चीज़ क्या मिल रही है,
एक दफ़ा मार्केट जाओगे ना आप, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा रेंजेस ऑफ प्राइस, आपको कम्युनिकेट करना समझ जाएगा, आपको पता चलेगा भाई इधर तो और भी वैरायटी है। अगर आप ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग में उतनी ही एफर्ट लगती है जितनी आप एक अपना खुद ई कॉमर्स का ब्रांड बना लो। पर इसमें होता ये है कि वो ड्रॉप शिपिंग एफर्ट सारी ज़िंदगी रहेगी। ये है कि आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे 15+ एम्प्लॉयज़ ऑफिस चला रहे हैं, वो चल रहा है, वो कंप्लीट हो गया है। बट अगर मैं ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे होता तो आज भी मुझे बैठना पड़ता और मेरी टीम के साथ होना पड़ता, प्रोडक्ट्स चेंज होती रहती। अब होता ये है कि जब आप ब्रांड बना लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड वैल्यू पे कस्टमर ऑर्डर करना शुरू कर देता है। आप एड्स ना भी लगाओ तो कस्टमर को पता होता है कि HMN है, ये अच्छा स्टोर है, इससे गैजेट्स अगर आपने परचेज करने हैं तो यू कैन गो एंड परचेज द गैजेट्स। तो पैसे नहीं है बंदे के पास, अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? उसके आप शुरू कर लो, 1-2 प्रोडक्ट ड्रॉप, आपके पास 1000 तो है, आप एक प्रोडक्ट खरीद लो। आपने देखें आपके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट तो कोई भी बंदा कहे कि जिसने यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है उसकी जेब में 1000 रुपये तो होंगे। मैंने भी 1000 रुपये शुरू किया था। मुझे भी उस टाइम लोगों ने कहा था अमेज़ॉन पे चलो जाओ, ड्रॉप शिपिंग कर लो, ये पाकिस्तानी रुपया कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर इतनी मार्केट में स्कोप है, इतना स्कोप है, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। मतलब आप मेरे पास अगर एक दिन आएंगे तो एक दिन के अंदर आप बाहर निकलेंगे तो यू हैव द स्टोर, आपका अपना स्टोर है। सही है, इतना आसान है। क्योंकि मैंने जो सीखा वो मुझे 2 साल लग गए, क्योंकि मुझे पाथ नहीं पता था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। मुझे लगा था कि इधर भी चला जाऊँ उधर भी चला जाऊँ, बट अब मैंने सीख के एक निचोड़ दे दिया कि ये 4 स्टेप्स हैं, आप इन 4 स्टेप्स को कर लें, आपका ई कॉमर्स ब्रांड बन रहा है। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप अपनी बढ़ाते रहेंगे बिजनेस को। फिर आप शुरू में होता ही है, मसला ये कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा एक दिन में, पहले दिन में 1 ऑर्डर आया, पूरा महीना 1 ऑर्डर नहीं आया। वहाँ पर अगर मैं लूज़ कर जाता कंसिस्टेंसी तो आज मैं यहाँ ना होता। लोग होता ही है कि अपना ब्रांड शुरू करने के बाद कहते हैं हमारा ऑर्डर ही नहीं आ रहे। भी नहीं आते, मेरे भी नहीं है। मुझे 2 महीने 1 ऑर्डर नहीं मिला। जब वो नहीं मिला तो फिर लोगों ने कहा वो तो ई कॉमर्स कर रहे थे, तुम उसका क्या बना? वो तो बड़ा स्टोर चला फिर रहे थे, तुम बड़ा CEO बने फिर रहे थे, वो जो सामान तुमने खरीदा उसका क्या बना? अब वो और डिमोटिवेशन होती, कोशिश तो कर रहे थे। अब हुआ ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सक्सेस की स्टोरी हो जाती है। सही है जी, बिल्कुल। 1000 रुपये अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं, और इमीडिएट रिजल्ट नहीं आते हैं, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, आप नाफे ये बताएं कि स्टोर बनाना है, फेसबुक की ऑप्शन है, फिर वेबसाइट की ऑप्शन है, फिर दराज आ जाता है, फिर ये नए स्टोर्स आ रहे हैं। अब इतनी सारी ऑप्शंस में से कहाँ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? देखें, आप जो है फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट बनाने की कॉस्ट नहीं है, आप चाहते हैं वेबसाइट डॉट डोमेन में परचेज नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शुरू कर दो। मुझे लोगों ने कहा हमें इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करना आता, मैंने कहा मुझे भी नहीं आता था। मुझे DM और COD का मतलब नहीं पता था। सही। मैंने जब इंस्टाग्राम डाउनलोड किया मुझे पेज नहीं बनाना था। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको एक स्टेप ट्यूटोरियल मिल रहा है, आप सीखें और करें। तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक से स्टार्ट करें। अब जाके 2 साल बाद मेरी वेबसाइट बन गई, फिर आप दराज पे चले जाते हैं, फिर आप जनवरी में शुरू करते रहते हैं। बट एक ही टाइम पे आप फेसबुक वेबसाइट सब कुछ बना के बैठ जाते हैं तो कुछ भी मैनेज नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप लें, एक चीज़ सीखें, फिर दूसरे पे जाएँ, फिर आपका एक मार्केट में नाम बनेगा, फिर आप वेबसाइट अपनी बनाएं, फिर दराज पे जाएँ। तो ये सब प्लेटफॉर्म सेलिंग के हैं। आपको जहाँ से भी ऑर्डर्स मिल रहा है आपको ऑर्डर चाहिए इन द एंड ऑफ द डे। बट बात यह है कि आप एक फ्लो से चलें। आप ये नहीं है जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर है भी सही ना, मैं कहता हूँ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, फिर भी जब तक आप स्टोर कीपर खुद नहीं बनेंगे, खुद ऑर्डर पैक नहीं करेंगे, खुद कस्टमर से बात नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। आप पूरे फ्लो से खुद गुजरना पड़ेगा। फिर अगर कोई एम्प्लॉय आपको कहेगा ना कि सर इस तरह ऑर्डर नहीं लिया जाता, तो आपको पता होगा कि लिया जाता है, मैं लेके दिखाता हूँ, फिर वो आप चला पाएंगे बिजनेस को। बिल्कुल ऐसे ही है। पहला ऑर्डर आता है तो वही कॉन्फिडेंस देता है और फिर ही आप चला सकते हैं। अब हमने ये बहस की कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ बिक सकती है, क्या नहीं बिक सकती है। फिर आपने कहा तमाम प्लेटफॉर्म ओपन पड़े हुए हैं, हर किसी पे नहीं जाना है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे रहें वो ज़्यादा बेहतर है। अब स्टोर बन गया आपका, प्रोडक्ट्स भी लगा दी, तस्वीरें भी अच्छी खींचने की कोशिश की, वो भी लगा दी। अब बात आती है एडवर्टाइजिंग पे। तो एडवर्टाइज़ करने के लिए आप क्या समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग कितनी ज़रूरी है, और क्या फ्री से भी काम चल सकता है या एडवर्टाइजिंग ही करनी चाहिए? बेसिकली जब भी आप किसी के पास, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिंक्स के, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करो, आप स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं कि हम चीज़ ये बेच रहे हैं, और इसी की तरह आप जो है वो आगे अपने ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं और उसके बाद लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। देखिए, जब भी आप किसी कस्टमर के पास खुद चीज़ लेके जाते हैं ना, तो वो 100 नुक्स निकालता है।
उसके मुताबिक आप फजूल चीज़ है, पर जब वो खुद ख़रीदने आएगा ना तो वो वैल्यू करेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएं। आप फेसबुक पे मार्केट प्लेस है फेसबुक की, आप वहाँ पर अपलोड करें। देखिए व्हाट्सएप इज़ नॉट फॉर द सेलिंग के लिए ये नहीं बना। आप अगर स्टेटस, अक्सर लोग आपने भी देखा होगा चीज़ बेचना शुरू की तो 10 स्टेटस लगा दिए कि भाई हम चीज़ बेच रहे हैं। ऐसे ही है। इस तरह चीज़ें सेल नहीं होती। आप 1-2 प्रोडक्ट्स बेच लेंगे, आपको लगेगा यहाँ से बहुत पोटेंशियल है, बट आप ब्रांड वैल्यू नहीं दे रहे। यू हैव टू मेक, जब आप स्टार्टिंग में ही अपनी ब्रांड वैल्यू गिरा देंगे ना तो ही आप आगे बढ़ के क्या करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने शुरू में जब आप कहा कि मेरे से ख़रीद लो चीज़ें, मैं किसी ने कहा फजूल है, बट जब वो किसी और ने, किसी स्टूडेंट ने ख़रीदा कहीं और से, मेरे क्लास फेलो ने, तो बता रहे थे कि HMN स्टोर है, बड़ा कमाल है, तुम भी ख़रीदना। तो ये रीज़न होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। उसको लगेगा आप बेच रहे हैं, आप तो फजूल चीज़ बेच रहे होंगे, क्योंकि आपका रिलेशन है, आप तो उसके सामने फैमिली में बिल्कुल सही तरह बैठे हैं ना, इसलिए वो आपको उस साइड से देख रहा है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, मार्केट प्लेस पर फ्री लगाएं, वहाँ से जब आपके ऑर्डर्स आएँ फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप पेड मार्केटिंग की तरफ चले जाएं। अच्छा, अब होता क्या है कि सबको पता है ये बूस्ट का बटन आ रहा है, इसको दबाएंगे तो ऐड चल जाएगी। अब कोई आता है वो कहता है जी 1000 रुपये लगाए तो 5000 लगाए, 10,000 लगाए, अब सेल नहीं आ रही है। इसमें मेजर गलती क्या होती है? पैसा नो डाउट के शुरू में शायद नहीं आ सकती, आपको नहीं अंदाज़ा होता उन सारे ऑप्शंस का। क्या चीज़ें होती हैं जो कि फोकस करनी चाहिए पैसे लगाने से पहले? तो सबसे पहले है ना, वो आपने जो चीज़ बेच रहे हैं वो किसको चाहिए, इसको हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। बिल्कुल। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना वो आपको पता होनी चाहिए। आपने उस पर रिसर्च करनी है कि उस टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है, उस टारगेट ऑडियंस करती क्या है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक चीज़ बेचनी है, मोबाइल बेचना है। अब आप मोबाइल जो है वो ऐड लगा रहे हैं आपको सिंध के इलाके में किसी भी, आप वहाँ पर ऑल पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। आपकी फेसबुक को तो नहीं पता कि सिंध में लोग नहीं ख़रीदते, बट आपको पता है कि सिंध में नहीं ख़रीदते। बट बात ये कि फेसबुक जो है ना, वो फेसबुक अब बहुत एड्स मैनेजर बहुत अपडेट हो रहा है AI के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू। अब वो खुद ही जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि कहाँ बेचना है, कहाँ दिखाना है। अब जो फोकस करना है ना वो अपने क्रिएटिव पे करना है। तो आपकी चीज़ है ना, बस आप उस पे जो आप बना रहे हैं, पोस्टर, ग्राफिक, जो वीडियो, अगर आपने वो बना दी ना, फेसबुक खुद ही बेच देगा आप। सही। क्योंकि फेसबुक इतना एडवांस हो गया है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके बारे में इतना आपको नहीं पता होता जितना फेसबुक को पता है। अगर आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे गूगल एड सेंटर होता है, तो आपको ये भी बता देता है कि आप रिलेशनशिप में या नहीं है, आपकी एज क्या है। इवन क्या आपने रिलेशनशिप का तो कभी उसको नहीं बताया, आपने उसको ये भी नहीं बताया कि मेरा इनकम स्टेटस क्या है, बट गूगल और फेसबुक को पता है आपका इनकम स्टेटस। आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपको उसने किस कैटेगरी में रखा हुआ है, तो वो आपके इनकम स्टेटस को भी जानता है। तो अगर आप टारगेट ऑडियंस को जान लेंगे कि मैंने किसको बेचना है, फिर गूगल को बताएंगे या फेसबुक एड्स को बताएंगे कि इस लोगों को दिखाओ, तो फिर आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे और आपकी जो कन्वर्जन है वो कम होगी, कन्वर्जन का रेट कम होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जितनी टारगेटिंग की ऑप्शंस आ रही होती हैं, एज ग्रुप आ रहा होता है या इंटरेस्ट आ रहे होते हैं उस सारी कैंपेन को डिज़ाइन करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उस प्रोडक्ट की पिक्चर का है। उस प्रोडक्ट की पिक्चर का है। सही। पिक्चर, अब पिक्चर की बात जब होती है तो फिर हर बंदे के पास उतनी स्किल्स नहीं होती कि वो फ़ोटो शूट कराए, तो फिर क्या प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए फ़ोटो शूट कराने के लिए? देखिए प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। अब वरना अक्सर तो आपका प्रोडक्ट जो भी है उसको आपको अली बाबा या इधर साइड से आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं और वो कॉपीराइट नहीं आता उसमें, तो 99% आपके प्रोडक्ट की पिक्चर मिल जाएगी। और अगर नहीं मिल रही तो फिर आप प्रोफेशनल के पास जाएं, क्योंकि अगर आपने एक मोबाइल से पिक्चर निकाल के लगा दी, पहले था ऑनलाइन सेलिंग हो जाती थी, अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को पता चल जाए कि ये बिल्कुल मोबाइल से खींची गई है और आम से कैमरे से खींची गई, उसको लगता है कि ब्रांड ही जीरो है, वो ऑर्डर ही नहीं करता। सारा जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, आपकी जितनी अच्छी प्रोडक्ट है उतनी अच्छी आपकी फोटोग्राफी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उतना ही आपको ऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल जी, ये प्रोडक्ट देख के ही अंदाज़ा होता है। जिस तरह आप मेरे पास अक्सर कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि लोगों ने जो है ना वो स्मार्ट वॉच ऑर्डर की और किसी ने 1000, 1500, 2000 की स्मार्ट वॉच भेज दी और पता लगा वो बच्चों वाली स्मार्ट वॉच थी। तो बेसिकली वो फ़ोटोशूट वो वाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं चाइनीज़ या प्रोफेशनल, और वो पिच कर रहे होते हैं और एक आम बंदे को कन्विंस कर देते लेने के लिए, और वो प्रोडक्ट नहीं निकलती। वो एक सेपरेट बहस है। बहरहाल आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे टारगेटिंग करनी है। अब जो सुनने वाला है वो कहता है जी प्रोडक्ट भी मेरे पास है, कहीं से अरेंज कर देते हैं, आइडिया भी है, फ़ोटोशूट भी है, सब कुछ है, कितने पैसे एडवर्टीज़मेंट में लगाऊं, उसके बाद
क्वेरीज ना आए, रिजल्ट ना आए और फिर मैं कहूँ कि जी हाँ ये काम मेरी समझ से बाहर है, वो एक अमाउंट आप एडवर्टीज़मेंट की को बता सकते हैं? आप सिर्फ 1000 रुपये लगा दें, आपको ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपने क्रिएटिव और टारगेटिंग आपने सही कर ली, ओके, आपने अपनी ऑडियंस को जान लिया कि आपकी ऑडियंस है क्या, आप किसको चीज़ बेच रहे हैं, उसको फेसबुक को थोड़ा सा बता दिया और अपनी क्रिएटिव बहुत कमाल बना दी, आपकी चीज़ विद इन 1000 में आपको सेलिंग आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देखें, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 लेके 1 लाख के सेल जनरेट करें, फिर तो आप पैसे बढ़ाते रहेंगे, उतने आपको सेल आती रहेंगी। और शुरू में आप 1000, 500, 550 रुपीज़ की एड्स लगाएं, आपको ऑर्डर्स के रिजल्ट आएंगे। हम होता ही है कि हम, और सबसे मज़ेदार बात ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग ब्रांड वैल्यू नहीं देते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक नाम है गुची और एक नाम है दुकान.pk, 2 नाम है, दोनों ब्रांड्स हैं और दोनों एक पाकिस्तानी ब्रांड है टॉप और एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अब बात ये कि जो कस्टमर जो है ना वो देखता है नाम से। अगर मैं उसे कहूँ ना दुकान.pk से ले लो, उसको लगेगा यार कोई छोटा सा ब्रांड है, उसे गुची है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना आपकी क्रिएटिव में, जो आप ऐड लगा रहे होती है, कस्टमर सबसे पहले ब्रांड का नाम देखता है। ओके, आपका नाम कैची होना चाहिए, उसको लगे कोई ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी नाम उठाया, जैसे होता है कि भाई मैंने सोचा था वो नाम रखने का तो रख दिया। भाई आप उस नाम की रिसर्च करें, वो नाम से लगे कि कोई वैल्यूएबल नाम है, कोई बड़ा ब्रांड है। उसी तरह उसका लोगो हो, उसी तरह आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल हो, उसी तरह फेसबुक की प्रोफाइल पूरे सिस्टमेटिक में डिज़ाइंड हो, एक थीम में। ऐसा नहीं है कि कोई भी कलर स्कीम आप यूज़ करें। वो जो कस्टमर है ना, जब आप चीज़ ख़रीदने से पहले वो थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करता है, वो आपके पेज पे क्लिक करता है। जब उसको नज़र आए कि पोस्टिंग ही 10 साल पुरानी की इन्होंने की हुई है, इतनी बुरी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, फीडबैक्स ही नहीं है, लोगो इतना बुरा सा है, कैनवा से लोगो बना लिया है, किस कैनवा से नहीं, किसी आम ऑनलाइन से बना लिए। तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि हम यहाँ से कॉस्ट बचा रहे हैं, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को पैसे देने की बजाय हम खुद जाके ऑनलाइन लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं। बट वो पैसे बच नहीं रहे होते। अगर आप प्रोफेशनल खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप अगर आपका एक स्किल है। बट अगर आपको नहीं एक्सपीरियंस, तो आप किसी को अर्निंग में इजाफा कर रहे हैं थोड़े से पैसे देके, वो आपको रिजल्ट बैक ज़रूर मिलेगा। कस्टमर एक लोगो देख के पहचान जाता है कि छोटा सा पेज है या बड़ा सा। बिल्कुल जी, लोगो देख के ही पहचान जाता है। और जितनी भी आपकी अब जर्नी रही या आपका स्टोर जो लोग देख रहे हैं, इस स्टोर पे नाम रखना, उसके बाद ये प्रोडक्ट शो करना जो आपके स्टोर में अवेलेबल हैं, इसके पीछे क्या वजह थी और आप क्यों ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे घर के पास, मैंने आपको बताया, एक ही मार्केट थी, ठीक, गैजेट्स के। मैंने तो उसको वो शुरू कर दिया, ठीक। उस टाइम क्योंकि मेरे पास करीब और मेरी परचेजिंग पावर, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने तो उसको उस तरह शुरू कर दिया। बट अब आप एक पूरी रिसर्च प्रॉपर थ्रू आ सकते हैं मार्केट में। आप जाएं गूगल ट्रेंड्स पे, आप लिखें कोई भी आपके माइंड में प्रोडक्ट आता है कि मैंने ये बेचना है, 2 प्रोडक्ट आप चूज़ कर लें कि मैंने माइक्रोफोन बेचना है या मैंने टी-शर्ट बेचनी है। आप गूगल ट्रेंड्स पे जाएं, दोनों को कंपेयर कर लें। फेसबुक, गूगल आपको बता देगा दोनों में से ज़्यादा किसकी ज़्यादा है सेल, मतलब कितना ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। उस लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट हंट करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। यहाँ बहुत आसान है। यहाँ सिर्फ आप खुद ढूंढें अपने सर्कल में कि यार मेरा एक दोस्त है, उसकी टी-शर्ट की शॉप है, मैं जाता हूँ वहाँ टी-शर्ट से, उस टी-शर्ट ऑनलाइन चेक करता हूँ, बिकती हैं। मैं गया, मैंने पिक्चर्स ली अच्छी सी, मैंने लगा दी, मेरा ऑर्डर आया, मैंने उस दोस्त से भी कोलैबोरेशन कर ली, उसकी भी सेल इंक्रीज हो रही है, वो मेरे साथ ज़रूर काम करेगा। तो ये बहुत से अपने सर्कल में, अगर सर्कल में नहीं है, मैंने भी तो किसी 20 दुकानों के पास गया था, 25 दुकानों के पास गया था, उनमें सिर्फ एक बंदे ने कहा मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करता हूँ, 20 ने तो कहा अल्लाह हाफिज़। तो इस तरह आप भी मार्केट में जाए, बहुत हर बंदा अपनी सेल बढ़ाना चाहता है और कईयों को ई-कॉमर्स के बारे में पता ही नहीं है। आप किसी भी शॉप पे जाएं, कपड़े की है, कोई भी है, आप उसे कहें कि मैं जो हूँ वो ऑनलाइन सेल कर दूंगा, कोलैबोरेशन कर लेते हैं, जो है वो आप मुझे थोड़ा सस्ते प्राइस में दे देना, आपकी सेल बढ़ रही है, तो वो क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा देखें, एक्सपीरियंस बोल रहा है इनकी बातों में कि कैसे इनकी जर्नी रही है। अब जितनी भी जर्नी है आपकी, वो आसान नहीं होती, उसमें मसले आते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ ये करूँगा तो ये 10x हो जाएगा, पर वो नहीं हो पाता। उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो आपने सीखा उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आप समझते हैं कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जब भी आप इस रोड मैप में जा रहे हों, उनसे उनका टाइम बच सकता है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि सबसे पहले आपने अल्लाह पे यकीन रखना। आपने कोई भी काम शुरू करना है तो अल्लाह पे यकीन रखना है। अपने अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो मुझ पे यकीन करता है मैं उसके लिए काफ़ी। तो मैं कहता हूँ फिर दुनिया की चाहिए, जब अल्लाह कह रहा है मैं काफ़ी हूँ, तो फिर किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं।
एग्जैक्टली। आपको अपने आप पे यकीन हो और अल्लाह पे यकीन रख के आप चले ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते वहाँ से बनाता है जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती। मैं अगर अपनी स्टोरी भी बैकवर्ड से सोचता हूँ ना कि मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, अगर किसी को यकीन, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता, अगर थर्ड पर्सन यकीन करे ना करे देखने वाला, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि मैं यहाँ से उठाऊँ। बट एक है कि वो अल्लाह पे यकीन था कि अल्लाह जो है वो मुझे यहाँ से बनाएगा। अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन इंसान करता है तो अल्लाह रास्ते बनाता है। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वहाँ से रास्ते बनते देखा जहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस एज में इतना सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा ऑफिस बना लूँगा इस एज में। सिर्फ एक था कि अल्लाह पे यकीन रखा। जब इंसान अल्लाह पे यकीन रखता है ना, तो फिर अल्लाह की बातों को भी फॉलो कर रहा होता है। कोई जिस पे इंसान यकीन रख रहा है उसकी बात भी तो माननी है ना। जब इंसान उसकी बात मानने लग जाता है तो अल्लाह ताला खुद ही आपकी ज़िंदगी में सुकून, आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात, जो रास्ते आपने नहीं चूज़ करने होते ना, अल्लाह ताला वो खुद ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल। मैं अगर आपको बताऊं कि इस रास्ते में मत जाएं, आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रास्ते अलग आएंगे। मेरी जो लाइफ है उसके रास्ते अलग थे, उसमें मुश्किलात अलग थी। आप जो शुरू करेंगे आपके रास्ते मुख्तलिफ होंगे। मैं नहीं बता सकता आपको पॉइंट्स के आप जो हैं वो उस पॉइंट्स को ना करें या वो करें। आप अल्लाह पे यकीन रख के इस सफ़र को कंटिन्यू करेंगे ना, और अल्लाह की नाफरमानी उस सफ़र में नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके जो बुरे रास्ते हैं वो खुद ही बंद कर देंगे। आपको खुद ही रास्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इधर जाना है, इधर मुड़ना है, इधर जाना है। बिल्कुल जी, आपका बिलीफ सिस्टम पे ही डिपेंड करता है कि अगर आपको बिलीफ है कि अगर यहाँ से कुछ निकल सकता है तो बिल्कुल वहीं से ही निकल सकता है। अच्छा नाफे, आप मुझे बताएं कि अब आपने इतना बखेड़ा पाल रखा है, इतने सारे काम आप कर रहे हैं और उस एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो फिर यहाँ तो पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई जो कर रहे होते हैं उनसे पढ़ाई नहीं होती, तो आप दोनों काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैंने पढ़ाई अगर आपने दोनों साथ करने हैं तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। बहुत ईजी है। अपना स्केड्यूल को सिर्फ मेंटेन करें। बस आप जो गेम्स देखें, हर बंदा आके सारा दिन पढ़ता तो नहीं है ना, मोबाइल भी यूज़ करता है। आप दोस्तों से बातें भी तो करते हैं ना, व्हाट्सएप पे चैट्स कर रहे होते हैं, आप गेम्स खेल रहे होते हैं। वही आप कस्टमर से चैट अगर कर लें तो आपको मनी जनरेट हो रही है, पैसा जनरेट हो रहा है। तो दोनों ही सूरतें आप स्टडी के साथ कर सकते हैं और मैंने किया है। मैंने प्रूव किया। मुझे सब ने कहा तुम स्टडी है कभी नहीं कर सकते, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। अब मेरी जितनी फैमिली है, मेरे कजन्स हैं, वो अब करवा रहे हैं अपने बच्चों को कि हाँ ये पॉसिबल फैक्टर है, उसने कर लिया तो कर सकते हैं। देखिए हर बंदा सुबह आके स्कूल या कॉलेज से आके रात तक तो पढ़ता तो नहीं रहता, उसका एक टाइम टेबल है, वो उसमें खेलता भी है, उसमें मोबाइल भी यूज़ करता है, दोस्तों के पास भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा अपनी सोशल आप बिल्कुल बंद कर दें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें आप दिन। आपने कुछ जो है वो सीखना है, आप स्किल सीख लें, कोई भी सीख लें। ये नहीं मैं आपको कह रहा कि आप ई कॉमर्स में हैं, आपको ज़िंदगी में जब स्किल आता हो तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट। अच्छा, जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट को ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर आपको लगता है कि गलत चीज़ सेलेक्ट हो गई, अब मैं फंस गया हूँ, तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? आपके साथ कभी हुआ हो तो उस सिनेरियो में आपने क्या किया? मैंने एक दफ़ा रिंग लाइट्स मंगवा ली 100 पीसेस। मेरा बिल्कुल स्टार्ट था, तकरीबन 2 साल हो गए थे, बट मेरा एक तरह का स्टार्ट ही था। क्रेडिट पे के नेट पे? नेट पे मैंने मंगवाया। अब वो मेरे 100 पीसेस जो हैं वो मेरे पास रिंग लाइट्स के आ गए और अब नेक्स्ट डे टिकटॉक बैन हो गए। अच्छा। अब वो हुआ ये कि जब टिकटॉक बैन हो गई तो वो सारी सेल ज़ीरो, वो ड्रॉप हो गई। अब मुझे टेंशन हुई कि अब क्या होगा, अब ये हो गया। बट उस टाइम भी ये था कि आपको थोड़ा टाइम लगा उस प्रोडक्ट को। मैंने उस प्रोडक्ट का इस तरह किया कि स्टैंड अलग कर दिया, वो फोटोग्राफर्स को दे दी, फोटोग्राफर की नीच को टारगेट कर दिया। अच्छा। रिंग लाइट को अलग कर दिया, उसको अलग किसी तरह सेल कर दिया, तो वो सेल हो गई। बट मैं आपको कहता हूँ ये जो इस तरह के जो होते हैं फेलियर्स, ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं, इससे बड़े भी आते हैं। पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा चलता है। लोग पहले ऑनलाइन पेमेंट का ट्रेंड अभी तक नहीं आ सका, इतना बूम होने के बावजूद भी। और जब COD आता है फिर उसके एक नया मसला शुरू होता है कि लोग मंगवा लेते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपको कोरियर चार्जेस पड़ जाते हैं। तो ये परसेंटेज आपके एंड पे कैसी है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? पाकिस्तान में ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो कोरियर कंपनीज़ का और रिटर्न रेशो है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है डिलीवरी टाइम। दूसरा होता है कस्टमर एंड, जो ज़्यादातर होता है वो कस्टमर एंड ही होता है कि कस्टमर का चेंज ऑफ माइंड हो गया, या उसने वैसे ही मजाक में ऑर्डर कर दिया, या कोई फ्रॉड। जैसे हमारे पास रिसेंटली हम लोगों ने जब ओपन बॉक्स डिलीवरी अनाउंस की तो उसमें यह था कि आप पहले पार्सल खोलोगे, चेक करोगे, उसके बाद आप पसंद आता तो ले लोगे। इसी तरह हमारा राइडर गया, कस्टमर के पास फीमेल थी, उन्होंने प्रोडक्ट अंदर मंगवाया। अंदर मंगवाने के बाद उन्होंने चेक करने के बाद जब प्रोडक्ट बाहर दिया
तो उसके अंदर प्रोडक्ट की बजाय एक नेल पॉलिश थी। अच्छा। अब राइडर जो है वो बेचारा क्या करे उस सिचुएशन में, अब वो घर का दरवाजा खटका रहा है, कोई निकल भी नहीं रहा। तो इस तरह के फ्रॉड जो पाकिस्तान में होते हैं कि मतलब कि आपने इमेजिन भी नहीं किया, मतलब वन बॉक्स डिलीवरी में, कि लोगों ने इतना प्लान किया होता है कि प्रोडक्ट आया, उसने वो प्रोडक्ट डब्बा खोला, लिया, और उसके बाद वो वापस उसने जो किया वो नेल पॉलिश। अब उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला, और वो राइडर बेचारा अब क्या कर सकता, शोर तो मचा नहीं सकता था एक प्रोडक्ट की खातिर। इस तरह के भी जो केसेस हैं वो पाकिस्तानी ई कॉमर्स में आपको फेस करने पड़ते हैं। बट ये है कि जब आपकी शुरू में जब ब्रांड वैल्यू बन जाती है ना, तो फिर आपको ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। जो मैं 2 टिप्स देता हूँ ना, वो एक ये टिप है कि आप कन्फर्मेशन कॉल्स करें कस्टमर को, बिफोर ऑर्डर आप एक कन्फर्मेशन कॉल करें। दूसरा, कस्टमर को आप ये कहें कि आपके लिए छोटा सा एक हमने इसमें गिफ्ट डाल दिया। अच्छा। अब वो होता ही है कि उसको सस्पेंस क्रिएट हो जाता है उसके माइंड में, अब वो सब भूल जाता है। जो उसने 5,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो भूल जाएगा, वो 100 रुपये का जो गिफ्ट है ना उसके लिए वो पार्सल ले लेगा, पता नहीं क्या भेजा है इन्होंने। और वो जो 100 रुपये का गिफ्ट है वो बहुत वैल्यू रख रहा होता है, आपकी उससे एक अटैचमेंट क्रिएट हो रही होती है। तो ये बेहतर ये होता है कि आप जो है ये 2 अगर आप ट्राई करेंगे ना अपने ई कॉमर्स स्टोर में, तो आपका जो रिटर्न रेशियो है वो काफ़ी कम आपको मिल जाएगी। सही है। ये चीज़ें छोटी छोटी यही बता सकते हैं, क्योंकि जब आप जितनी ज़्यादा डिलीवरीज करते हैं जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बनता है, फिर ये कंफर्मेशन कॉल वाली बात, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अब तो तकरीबन हर बंदा ही फॉलो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई वो 2 रुपये की कॉल अगर कर लें ज़्यादा बेहतर है, बजाय वो 200 रुपये जो डिलीवरी के जो है ना वो पड़ रहे हैं। अच्छा, अब आप ई कॉमर्स के साथ रहे, इतना टाइम हो गया है, ऑनलाइन फील्ड तो बहुत बड़ी है और बहुत है काम करने वाले, किसी और काम में नहीं आपने हाथ डालने की कोशिश की? नहीं, मैंने बहुत से कामों में हाथ डालने की कोशिश की। इस वक्त करंटली भी मैं 7 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। बट ये है कि बहुत से कामों में जब इंसान एक फील्ड्स में अरूज पे पहुँच जाता है, या उसकी वो चाहता है कि मैं दूसरी फील्ड्स में भी जाऊँ, तो उसकी फील्ड रेलिवेंट हो या ना हो, बट अक्सर ये भी होता है कि आपको फेलियर होता है एक फील्ड से, तो आपको जो बाकी 7 या 8 फील्ड्स होती हैं वो इम्पेक्ट होती हैं। जैसे मैंने एक प्लान किया कि मैं एक इवेंट कराऊँगा पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए कोई इवेंट नहीं होता, तो मैंने एक प्लान किया कि हम स्टार्टअप फेस्ट के नाम से एक इवेंट अरेंज करेंगे इस्लामाबाद सरीना में। अच्छा। हमने वो पूरा इवेंट प्लान किया, उसके तकरीबन 1 साल फुल उस पर मेहनत की, फुल एक्सपेंसेस किए, पाकिस्तान के टॉप CEOs को हमने उस पर इन्वाइट किया और सब मेरे इन्विटेशन पे आने को रेडी थे। अच्छा। हमने स्पॉन्सरशिप रेज कर ली, हमने एक प्रॉफिटेबल तक इवेंट हम लोगों ने वो करा लिया। उससे मेरे 2 पार्टनर्स थे। अब हुआ ये कि इवेंट से तकरीबन जो है वो 10 दिन पहले एक इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई। अच्छा। अब वो मुल्क का जो है वो निज़ाम जो है वो बिल्कुल वो हो गया ख़त्म, और मेरे पार्टनर्स ने कहा अब इवेंट नहीं कराना। सही। अब असल में सारी एफर्ट थी मेरी, वो सिर्फ ओके और यस कर रहे थे, सारे स्पीकर्स को बुलाना, इवन कि मैंने इंटरनेशनल दुबई से भी स्पीकर्स बुलाए थे। अच्छा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे थे दुबई से, उन्होंने भी हमें बाद में कहा कि आपने जो टिकट्स हैं। अब हुआ ये कि ये डिप्रेशन की फेज़ थी कि मैं उनको इंसिस्ट कर रहा था कि कर लें, 10 दिन तक मामलात पे ठीक हो जाएंगे या पोस्टपोन कर लें, पर मेरे जो दोनों पार्टनर्स थे वो इस बात को नहीं मान रहे थे। वो कहते थे कि नहीं अब नहीं करना। तो मैंने उस टाइम जो है वो बहुत डिप्रेशन की फेजेस थी, मैं उसमें डाउनफॉल में भी गया, और उसके बाद वो स्पीकर्स को इनकार करना कि इवेंट नहीं हो रहा, वो एक लंबा प्रोसेस होता है, स्पॉन्सरशिप वापस करना, सरीना वालों से पेमेंट वापस लेनी, फिर उसके बाद टिकट्स को वापस सेल करना। तो ये सब जो था ये मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। मैंने अपनी टीम को कहा अब मैं बंद हो रहा हूँ कमरे में, मेरे अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे व्हाट्सएप से स्पीकर्स को मैसेज कर देना कि हम नहीं इवेंट करा रहे किसी रीज़न की वजह से। अब ये जो डिप्रेशन का, ये टेंशन का, ये पूरा इवेंट का फ्लॉप का, इसने मेरी लाइफ पे इम्पेक्ट बहुत डाला। और उसके बाद मैंने शुरू में कहा कि एक आप प्लान करते हो, अल्लाह प्लान करता है। जब अल्लाह के प्लान, मैंने उसने अल्लाह, मैं ये कहता था कि इससे बुरा क्या हो जाएगा यार, इतना बड़ी एफर्ट की, 1 साल एक इंसान एक प्रोजेक्ट पे एफर्ट करे, सब कुछ इन्वेस्ट करे अपना, सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद वो सक्सेसफुल भी हो रहा हो, बट वो फ्लॉप उसकी वजह से ना हो, एक किसी की इंसिस्ट की वजह से हो जाए। अब जब वो नहीं माने तो हुआ ये कि हम बैक ऑफ कर गए, इवेंट जो ख़त्म हो गया। बट हुआ ये कि उसके बाद एक दिन मैं जो हूँ वो जो CPC है, सैयद अरसलान साहब जो होते हैं, मेरे पास, मैंने जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने इन्वेस्टर्स के इकट्ठे किए हुए थे और जो आइडियाज़ थे वो मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिए। मैंने कहा मैं एक इवेंट प्लान कर रहा था, वो नहीं हुआ, अब आप इसको अपनी इवेंट में यूटिलाइज़ कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आप मेरे बोर्ड में आ जाओ, एज ए मैनेजमेंट में आ जाओ। अब वो इवेंट था 500 लोगों का और ये इवेंट है 50,000 लोगों का। तो ये होता है कि आप फेलियर से आपने जो सीखा वो अब CPC को आप उससे बना सकते हैं।
आप किसी दूसरे इवेंट में आप वो वैल्यू दे सकते हैं और उसको आप कामयाब बना सकते हैं। तो ये एक बड़ी वो स्टोरी थी मेरी। बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे आपने एक एफ़र्ट की 1 साल की, उसके बाद क्योंकि यंग जनरेशन जो होती है ना, वो एक तो एफ़र्ट बहुत ज़्यादा करती है, फिर वो इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करती है, फिर वो जब नहीं होता तो फिर वो उतनी ही ज़्यादा रिवर्स गियर भी अपने ऊपर जो है वो तारी कर लेती है। तो वो हुआ, फिर इंशाल्लाह अभी तो सिलसिलेकार चल रहा है आपका, और जिस तरह आप आगे से आगे आपको और लोग मिलते रहेंगे और चीज़ें और एक्सपेंशन की तरफ जाती रहेंगी। आपकी एज कम है और एनर्जी इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको जो है वो ये सारी अपॉर्चुनिटी और भी अच्छी शक्ल में नज़र आएंगी। ये थे जी मोहम्मद नाफे, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से नवाजा हमें, और तमाम मेथड, अपनी जर्नी, जो कि इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी थी क्योंकि ये 13 साल की उम्र में इनका सफ़र शुरू हुआ और अभी 17 साल की उम्र तक जो है वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, और पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों में जो है वो इंशाल्लाह इनका नाम भी आपको नज़र आएगा, और बड़ी ज़बरदस्त एफ़र्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नाफे साहब, आप आए हमारे पॉडकास्ट पे और हमारी ऑडियंस को मोटिवेट किया। तो अगर आपने तमाम बातें एंजॉय की और कुछ सीखने का मौका मिला है तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा, और जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।